स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम क्लास 11 की अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वर्कशीट मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में पहले ही अपलोड कर दी थी। आपको सिर्फ वहां पर मैंने क्वेश्चंस दिए थे, लेकिन आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी एक्सप्लेन करने वाली हूं। ये जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि ये चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि थ्योरी के रूप में ये पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। ये एमसीक्यूज बनाकर भी पूछे जा सकते हैं। तो क्या होता है ना, जब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना, तो हम अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा करते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जो शुरू के थोड़े से चैप्टर्स होते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के, उन्हें हम स्किप कर देते हैं। छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान नहीं रहती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने वाली हूं जिसकी वर्कशीट मैंने आपको पोस्ट की थी। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता देती हूं कि ये क्वेश्चन जब मैं बताऊंगी उसके लिए आपको एक कॉपी और पेन लेकर बैठना होगा। क्योंकि देखिए, मैं तो ओरल समझा दूंगी, लेकिन आप वो वीडियोस देखकर थोड़े दिन में भूल जाएंगे। तो आपको एक कॉपी और पेन लेके बैठना है। मैंने वर्कशीट आपको दे ही दी है। यदि आपके लिए इजी रहे तो उन वर्कशीट की फोटोकॉपी निकाल लीजिए और सॉल्यूशंस को समझ लीजिए। यदि नहीं तो यहाँ पर क्वेश्चंस भी बताऊंगी और सॉल्यूशंस या थ्योरेटिकल जो एक्सप्लेनेशन है वो भी दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको एक कॉपी और पेन लेके बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कीवर्ड्स बताऊंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपने उन कीवर्ड्स को ध्यान रख लिया तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। यदि एमसीक्यूज में भी आपसे उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप उन्हें भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यदि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल था तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो हम शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन आपको दिख ही रहे हैं, वर्कशीट के ही क्वेश्चंस हैं। स्टेट द स्टेप इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, पहला क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही होता है, क्योंकि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। तो आप मेरे साथ लिखते जाइए, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हैं। क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, उसके बाद क्लासिफाइड ऑफ ट्रांजैक्शन, इसके बाद क्या करते हैं, यहां पर जो ये 3 प्रोसेस होती है इसको करने के बाद हम समराइज करते हैं। समराइज, फिफ्थ एनालिसिस एंड 6 कम्युनिकेट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप आगे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना, वो ये 6 प्रोसेस उसमें हर जगह पूछी जाएंगी। तो इन्हें आप जरूर ध्यान रखना कि सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, फिर उनका रिकॉर्डिंग करनी है ट्रांजैक्शंस की, फिर उन्हें क्लासिफाई करना है, फिर समराइजिंग करनी है उनकी, फिर एनालिसिस करना है और फिर यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का यही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है एक्सप्लेन द अकाउंटिंग प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये जो हमने अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस बताई है, इसे आपको डायग्राम के थ्रू शो करना है, तो आप वो डायग्राम बना ही लेंगे। थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है डिफाइन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, इन तीनों के बीच के डिफरेंस को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जो बुक कीपिंग होती है, बुक कीपिंग में ये सिर्फ 3 चीजें इंक्लूड होती हैं। कौन सी 3 चीजें इंक्लूड होती हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड क्लासिफाई ऑफ ट्रांजैक्शन। इसके बाद बुक कीपिंग का एंड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये बुक कीपिंग खत्म हो जाती है, इसके बाद बुक कीपिंग कुछ नहीं करती है। लेकिन जो अकाउंटिंग होती है वो क्या करती है? अकाउंटिंग उसके आगे की प्रोसेस करती है, उसे समराइज करती है, एनालिसिस करती है एंड कम्युनिकेट करती है। तो इसे क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। आपने देखा होगा यहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि हम ये लास्ट स्टेप तक की पढ़ाई कर रहे हैं। अकाउंटेंसी वर्ड का यूज कब होता है?
क्लास 12th में आप देखिएगा अधिकतर अकाउंटेंसी वर्ड का यूज होता है। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंसी का मतलब होता है कि जब हम इन सब चीजों का थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं अच्छे वाइड वे में, तो उसे अकाउंटेंसी कहा जाता है। क्लास 11th में आपको सिर्फ अकाउंटिंग तक की प्रोसेस को पढ़ना होता है, इसलिए आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी बुक का नाम होता है। ठीक है, बस इसमें भी आप डायग्राम बना देना और फिर बता दीजिएगा रिलेशनशिप बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी का, जो तीनों का अंतर मैं आपको बता ही चुकी हूं। नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बोल रहे हैं कि वह ट्रांजेक्शन जो मनी से रिलेटेड नहीं है उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाता। क्यों? क्योंकि देखिए जो ट्रांजैक्शन मनी से रिलेटेड होंगे, जैसे हमने सैलरी पेड की, वेजेस पेड की, गुड्स को परचेज किया, तो ये सब क्या हो जाएंगे? मॉनिटरी, मतलब पैसों से संबंधित। अब नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होते हैं जैसे वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हमने अपॉइंट कर लिया न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर को, तो ये सब क्या हो जाएंगे? नॉन मॉनिटरी जो हमारे क्या है ट्रांजैक्शंस हैं। लेकिन ये ट्रांजैक्शंस को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने किसी को अपॉइंट किया है, उसे हमें हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं बताना है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसके लिए? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि किसी को अपॉइंट कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर रहे हो, लेकिन ये सारी चीजें नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में आती हैं। क्लियर हो गया? चलो, ये 4th नंबर तक का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम 5th नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। 5th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल साउंडनेस of a concern. In addition, it provide other valuable information also. However, accounting has certain limitation. Explain 3 such limitation. ये बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग बहुत अच्छी है, अकाउंटिंग बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी बता रहे हैं। तो इसकी आपको लिमिटेशन बताना है कि जो अकाउंटिंग होती है वो क्या होती है, इसकी क्या लिमिटेशन है। तो अकाउंटिंग जो होती है ना, वो प्राइस लेवल चेंज को नहीं समझती है ना, प्राइस लेवल चेंजेस को ये नहीं समझती। ये क्या होता है? मतलब ये आज जैसे हमारे पुराने लोग कहते थे, क्या कहते थे कि हमारे तो 1 रुपए में सामान आ जाता था, ठीक है ना। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ हम खरीदने जाते थे 1 रुपए के, पहले के ज़माने में तो इवन दाल चावल भी 1-2 रुपए में आ जाते थे। आज के टाइम में 1-2 रुपए तो कहीं कोई यूज़ नहीं है उसका। तो यहाँ पर जो होती है अकाउंटिंग उस चेंजेस को नहीं समझती कि प्राइस लेवल पे चेंज हो गया है। दूसरी चीज़ ये हिस्टोरिकल नेचर की होती है। हिस्टोरिकल नेचर मतलब जो चीजें हो चुकी हैं पहले प्रीवियसली, उसकी बात ये अकाउंटिंग करती है। फ्यूचर की बात अकाउंटिंग कभी नहीं करती है, हिस्टोरिकल नेचर की बात करती है। और ये इसमें पर्सनल बायस होने की बहुत संभावना होती है, पर्सनल बायस होने की बहुत संभावना होती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे जो अकाउंटेंट एंट्री करता है, हो सकता है वो बेईमानी कर दे, हो सकता है वो अमाउंट गलत लिख दे, तो यहाँ पर पर्सनल बायसेस होने की संभावना होती है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट और अ साइंस। अब ये बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग आर्ट है या साइंस है, तो यहाँ पर अकाउंटिंग बोथ है, लिख लीजिए। अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन किया जाता है ट्रांजैक्शन का, उसे रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें आर्ट के अंदर आती हैं। और साइंस क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, कुछ प्रिंसिपल पर बेस्ड है अकाउंटिंग। जब हम किसी सर्टन प्रिंसिपल्स की बात करने लगते हैं तो वहाँ पर उससे साइंस भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप इसके कीवर्ड ज़रूर लिख लीजिएगा। साइंस के लिए आप लिख लीजिएगा सर्टन प्रिंसिपल्स, एंड आर्ट के लिए लिख लीजिएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। What is the primary reason of business student and other familiarize themselves with the accounting discipline? ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्राइमरी रीजन है जिससे बिजनेस स्टूडेंट और दूसरे लोगों को अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना चाहिए। ऐसा कौन सा रीजन है, क्यों पढ़े हम अकाउंटिंग के बारे में? तो यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग का है,
अंडरस्टैंडिंग का एक प्रिंसिपल होता है जो चीज़ों को समझने में मदद करता है। आप देखिए जो बिजनेस का है, जो सीए हैं या जो लोग अकाउंटेंट हैं वो ही इससे रिलेटेड काम कर सकते हैं। कभी भी कोई डॉक्टर हुआ या कोई भी ऐसा फील्ड का व्यक्ति है जो इससे रिलेटेड नहीं है वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अकाउंटिंग की चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। द रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज़ बीन चेंज ओवर द पीरियड। देखिए ये बोल रहे हैं कि जो अकाउंटिंग का रोल है वो ओवर द पीरियड चेंज हो गया है। देखो पहले क्या होता था, सिर्फ इसका एक काम होता था, अकाउंटिंग का एक काम होता था कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। लेकिन अब जो रोल है वो ये ही नहीं है कि सिर्फ आपने रिकॉर्ड कर लिया, अब इसका रोल ये भी है कि आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है। गवर्नमेंट भी इन्फॉर्मेशन चाहती है कि आप बड़ी कंपनी चला रहे हो तो आपकी अकाउंटिंग कैसी है, मतलब आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। जो आपके यूजर्स आपके यहाँ काम कर रहे हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि आप कैसा है, आपके कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। तो ओवर द पीरियड में इसकी जो नीड है वो चेंज हो गई, इसका जो रोल है वो चेंज हो गया है। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये बोल रहे हैं कि बताइए कि अकाउंटिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों है। क्योंकि देखिए ये किसी भी इकोनॉमिक डिसीजन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कैश फ्लो पता चल जाता है, पता चलता है ना कि भैया उस ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। साथ ही साथ ये जो सोसाइटी है उसकी भी हेल्प करती है। हेल्प ऑफ सोसाइटी कैसे हेल्प करती है, क्योंकि जब वो कोई प्रोडक्ट बनाती है, सेल करती है, तो सोसाइटी उसे खरीदती है, उनकी नीड पूरी होती है। तो इस तरह से जो अकाउंटिंग है उसका रोल धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, द एक्सप्लेन द अकाउंटिंग इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग है उसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करती है। एक तरह से आप फ्यूचर में कोई यदि चीज़ बनाने का सोच रहे हो, उसे बेचने का सोच रहे हो, तो उसमें आपकी हेल्प करती है। इसके अलावा ये क्या करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करती है। कीवर्ड सब आप लिखते जाना। इफिशियंसी से कैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो सकता है उसकी हेल्प करती है। ऐसा नहीं है कि जब हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो सिर्फ अकाउंटिंग ही अकाउंटिंग की बात करेंगे, उसमें मैनेजमेंट भी आ जाएगी, बिजनेस स्टडीज भी आ जाएगी, इकोनॉमिक्स भी आ जाएगी। तो आपने देखा होगा जब आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हर सब्जेक्ट एक दूसरे से कोरिलेट करता हुआ दिखाई देता है। तो बस वही चीज़ है यहाँ पर। 10th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिफर टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय these statement can be categorized in the various type, briefly describe। तो देखो ये बोल रहे हैं कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है बहुत सारे टाइप में डिवाइड होती है। तो इसके आप टाइप लिख लो। सबसे पहला होता है ये प्रॉफिट और सरप्लस की इंफॉर्मेशन देती है, ये फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन देती है, और ये हमारे कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन देती है। आपने लिख लिया पहला पॉइंट, सरप्लस की इंफॉर्मेशन देती है, फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन देती है, और साथ ही साथ हमें ये कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन हो गए हैं। हम आगे के क्वेश्चन भी आज ही देख लेते हैं, एक ही वीडियो में पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी क्योंकि ये 1 शॉट वीडियो है। तो यहाँ पर बताइए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल, एग्री विद द स्टेटमेंट, गिव 2 रीजन। तो आप ये पूछ रहे हैं कि ये कंपेरेबल है, तो हाँ बिल्कुल कंपेरेबल है। यहाँ पर आप इंटरफर्म कंपेरिजन कर सकते हो, इंटरफर्म कंपैरिजन और इंट्राफर्म कंपैरिजन। इंटर क्या होता है, जब हम हमारे जैसे ही किसी फर्म के साथ हमारी फर्म का कंपैरिजन करते हैं, और इंट्रा फर्म मतलब हम इस साल में जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है उसका पिछले साल के अकाउंटिंग पीरियड से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसे इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहते हैं। इफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट क्लियरली प्रेजेंटेड, विच ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज वायलेटेड। ये पूछ रहे हैं कि यदि कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वायलेटेड हो जाता है यदि हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट नहीं करते। तो वो होता है, जैसा भी हमने देखा, अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल होता है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द इंटरनल यूजर। तो इंटरनल यूजर कौन कौन से होते हैं, हमारे जो इंटरनल यूजर होते हैं वो ओनर होते हैं, जो हम बिजनेस चला रहे हैं वो लोग हैं। उसके बाद जो होती है हमारा मैनेजमेंट होता है, उसके बाद हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। हाँ, ये सब इंटरनल यूज़र होते हैं किसी भी
ऑर्गेनाइजेशन के। जो जानना चाहते हैं कि फर्म में प्रॉफिट चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है। गिविंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग टर्म। तो देखो ये टर्म्स दी हुई हैं। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? लैंड, बिल्डिंग जो फिक्स्ड हैं। गेन क्या है? गेन मतलब मेरी एक लैंड थी, वो थी 25 लाख की, ठीक है, उसे मैंने 30 लाख में सेल कर दिया, तो जो 5 लाख हुआ वो मुझे क्या हो गया? गेन हो गया। प्रॉफिट क्या है? जो मैं चीज़ें बना रही हूँ, गुड्स से जो प्रोडक्ट बना रही हूँ और उसे जब मैं सेल कर रही हूँ तो जो उसकी कॉस्ट है उसमें मैं कुछ पैसा ऐड करके उसको सेल करती हूँ। ऐसा तो नहीं है जितने में बनाया उतने में ही सेल कर दिया। तो मैं जब उसे सेल कर रही हूँ तो उससे जो मुझे बीच का जो अमाउंट मिल रहा है वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है जब हम डायरेक्टली किसी चीज़ को सेल कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू कहलाता है। थोड़ा सा अंतर समझना कि मैंने कोई सामान 10,000 रुपये लगाकर बनाया, ठीक है ना, और वो 10,000 का सामान मैंने कितने में? 1 लाख रुपए में बनाया। 10,000 का सामान मैंने 1 लाख रुपए में, 10,000 जो प्रोडक्ट थे वो 1 लाख में बनाया और उन्हें मैंने 1.5 लाख में बेच दिया। तो ये मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 50,000 का। और सेल में क्या होता है? 10,000 का सामान यदि मैंने 15,000 में बेच दिया तो ये मेरा रेवेन्यू हो गया। क्लियर? अब एक्सपेंसेस, जो चीज़ें बनाने में हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट बनाकर हमें सेल करना है उसे बनाने में जो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, जैसे हम सैलरी दे रहे हैं, कहीं पर जो हमारा बिजनेस चल रहा है वहाँ का रेंट दे रहे हैं, तो वो एक्सपेंसेस होते हैं। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, जिन्हें हमें 1 साल के अंदर ही चुकाना होता है, 1 ईयर के अंदर चुकाना होता है, वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है। और कैपिटल, ओनर के द्वारा कैपिटल लगाई जाती है, क्योंकि जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे कुछ पैसा बिजनेस में लगाना पड़ता है, जिसे कैपिटल कहा जाता है। और 15th है नेम ऑफ द टर्म एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। कौन सा फॉलोइंग है? देखो, अब देखो, द आर्टिकल, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिससे बिजनेस डील करती है? देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन यदि आपको उसमें पूछ लिया गया एमसीक्यू में तो आपको बताना पड़ेगा। तो जिससे बिजनेस डील करता है उसे कहते हैं गुड्स। क्या कहते हैं? गुड्स। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन अ बिजनेस, कैपिटल। द पर्सन हु ओड अमाउंट टू द बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल गुड्स और सर्विसेज। तो अमाउंट, जब एक जो पर्सन है, ठीक है, वो ऑड कर रहा है बिजनेस के लिए क्रेडिट सेल्स, मतलब जब हमने उधार सामान बेचा और हमें उससे सामान लेना है, पैसा लेना है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? डेटर। और ठीक इससे उल्टा, द पर्सन टू होम अमाउंट टू ऑन ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज, हमने किसी से उधार सामान खरीदा और हमें उसे पैसा देना है, तो हम क्रेडिटर हो गए। क्लियर? अब देखो, डिफाइन इन्वेंट्री और स्टॉक। स्टॉक क्या होता है और काइंड ऑफ इन्वेंट्री बतानी है। तो देखो, इन्वेंट्री तो आपको पता ही है, स्टॉक जो हम कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम डायरेक्ट तो प्रोड्यूस नहीं करते, उसके लिए हम कुछ रॉ मटेरियल लाते हैं, कुछ कच्चा माल लाते हैं। तो वो चीज़ जब हमारे पास रखी रहती है तो उसे क्या कहते हैं? हम स्टॉक कहते हैं। लेकिन उसको 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल लिखिएगा, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंड इन्वेंट्री ऑफ फिनिशिंग गुड्स। तो इसमें क्या होगा कि जब सामान आया है, बिल्कुल हमने बनाना स्टार्ट नहीं किया है, तो वो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कहलाएगा। जब हमने बनाना स्टार्ट कर दिया है तो वर्क इन प्रोसेस कहलाएगा। और जब बिल्कुल बन के तैयार हो गया है और बेचने के लिए रखा है तो इन्वेंट्री ऑफ फिनिशिंग गुड्स कहलाएगा। क्लियर? उसके बाद डेटर और क्रेडिटर को बताना है, तो बस यही डेफिनेशन लिखी होती है, ये डेटर हैं एंड ये क्रेडिटर हैं, आपको वही बता देना है। फिर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है? ये बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसमें। जैसे ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, ये होलसेलर है और ये कस्टमर है। मैन्युफैक्चरर कौन है? ये है, ये होलसेलर है, ये कस्टमर है। जब होलसेलर मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदेगा तो लार्ज क्वांटिटी में खरीदेगा, ठीक है। सपोज उसने 50,000 प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है। अब जब वो 50,000 प्रोडक्ट करेगा तो मैन्युफैक्चरर उसे क्या देगा? ट्रेड डिस्काउंट देगा। जब वो लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीद रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। लेकिन जब होलसेलर ये कस्टमर को सामान बेचेगा और उसको डिस्काउंट देगा तो ये कैश डिस्काउंट कहलाएगा।
हम जाते हैं मॉल जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो हमें कैश डिस्काउंट मिलता है 50% ऑफ, 40% ऑफ, तो वो होता है कैश डिस्काउंट। लेकिन जब होलसेलर मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदता है तो वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। डिस्कस द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो बच्चों, कंफ्यूज नहीं हो जाना कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स को लेके। यहाँ पर जो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं, ठीक है, वो सेम वही है जो हमने स्टार्टिंग में प्रोसेस में पढ़े थे, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन या उनका क्लासिफाइंग करना, तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। अब पूछ रहे हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है, तो भैया अकाउंटिंग में भी वही सारी चीज़ें लिखना है कि जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, समराइज करते हैं, तो वो सब चीज़ें अकाउंटिंग में आती है और इसके ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। तो देखो, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी अकाउंटिंग का, वो क्या होता है, तो वो ऑब्जेक्टिव जो होता है उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से काम किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, की सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, प्रॉफिट और लॉस की जानकारी देना, फाइनेंशियल पोजीशन देखना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना यूजर्स की। ये सारे कीवर्ड हैं, मैं बोलती जा रही हूँ, इसको आपको सिर्फ नोट करते जाना है। क्लियर? इसके बाद हम 21 देखेंगे, क्योंकि मैंने 3 वर्कशीट अपलोड की थी और तीनों वर्कशीट को मैं यहाँ एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। एडवांटेज बताने हैं, किसके एडवांटेज बताने हैं आपको, यहाँ पर आपको एडवांटेज बताने हैं अकाउंटिंग के। तो देखो, अकाउंटिंग के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, आप लिखिए कि इससे हमें क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चल जाता है। जो एडवांटेज में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का पता चलता है, हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया था और कितना हमें रिटर्न मिला है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सेकंड क्या पता चलता है, हमें कंपैरिजन कर सकते हैं, हम मेकिंग कंपैरिजन, हमें फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है, हमें कैश फ्लो पता चल जाता है। ठीक है ना, इस तरह से 4-5 आपने पढ़े ही होंगे, वो आप एडवांटेज लिख देना। एक्सप्लेन द फैक्टर विच नेसेसिटीज सिस्टमेटिक अकाउंटिंग। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो बताते हैं कि सिस्टमेटिक अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, अब हम जो फैक्टर लिखेंगे ना, जो फैक्टर होंगे वो भी कुछ इसी तरह से होंगे। ठीक है, जो अभी हमने एडवांटेज बताए हैं वो ही मेन फैक्टर है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स हुए, एडवांटेज हुए, फैक्टर हुए, ये सारी चीज़ें मिक्स ही होती हैं। ठीक है, तो उसका आपको यहीं पर आंसर लिखना है। अब जो ब्रांचेज हैं, 3 तरह की ब्रांचेज होती हैं। पहली होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसे ज़रूर लिखना। सेकेंड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, अभी हम जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं वो बस फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, रिकॉर्डिंग करनी है, क्लासिफाइंग करनी है, वो पूरी की पूरी 6 प्रोसेस करनी है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करने के बारे में पढ़ाया जाता है कि किस तरह से कॉस्ट को कंट्रोल करके आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर सकते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब जो मैनेजमेंट है, वहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने के बारे में, प्रॉपर प्लानिंग करने के बारे में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन मॉडर्न वर्ल्ड। तो यहाँ पर रोल ऑफ अकाउंटिंग बताना है, तो यही बता देना कि यह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये कैश फ्लो के बारे में बताता है, ये फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के बारे में बताना है, वही चीज़ें आपको इसमें बतानी है। उसके बाद क्या है, इसके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर पूछा जाता है, पर बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के आ जाते हैं। तो इसका पहला है रिलायबिलिटी, सेकंड है रिलेवेंस। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, एंड कंपेरेबिलिटी। अभी हम बार बार पढ़ रहे थे ना ये वाला प्रिंसिपल के बारे में,
अंडरस्टैंडेबिलिटी की। अब रिलायबिलिटी क्या होती है, देखो ये रिलायबल होता है जब हम अकाउंटिंग के सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, उनकी सारे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो अब हम उस पर विश्वास कर सकते हैं कि यहाँ पर जो काम किया गया है ये बिल्कुल फ्री ऑफ एरर है, फ्री ऑफ बायस है, हम उस पर विश्वास करके काम कर रहे हैं। सेकंड है रिलेवेंस, ये हमेशा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, बताता हिस्ट्री के बारे में है लेकिन फ्यूचर के डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है। अंडरस्टैंड करता है अकाउंटिंग प्रोसेस को और कंपेयर कर सकते हैं इंटरफर्म। तो ये जो 4 पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ना, इनके बारे में अच्छे से समझना, एमसीक्यूज भी बना के पूछे जा सकते हैं। डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन नीड टू द एक्सटर्नल यूजर। अब एक्सटर्नल यूजर कौन कौन से हैं जिनको इसकी नीड है, तो देखो इन्वेस्टर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, इंटरनल यूजर का तो हमने पढ़ा ही है, ये एक्सटर्नल यूजर है। गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट होती है वो भी जानना चाहती है, जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी जानना चाहते हैं। उसके बाद जो सप्लायर होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ये सारे एक्सटर्नल हैं, मतलब ये हमारी फर्म में काम नहीं कर रहे हैं, ये बाहर के लोग हैं, लेकिन इन्हें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जानने में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। जैसे हमारे आसपास के लोग होते हैं ना जो हमारे बारे में जानने में बहुत क्यूरियस होते हैं, वैसे ही एक्सटर्नल यूजर होते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप। देखो एसेट्स क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं जब हम कोई चीज अपने बिजनेस के यूज के लिए खरीदते हैं, जैसे लैंड खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, या हमने कोई ऐसी चीज खरीद ली जो हमारे बिजनेस को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म चलाने में हेल्प करेगी, तो वो एसेट्स कहलाती है। 2 तरह की एसेट्स होती है, ध्यान रखिएगा, 2 तरह की एसेट्स होती है, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। बच्चे इसमें गलत लिखाते हैं, नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जो थोड़े ही टाइम में मतलब कन्वर्ट हो जाती है, जैसे गुड्स हैं, गुड्स को हम लंबे समय तक नहीं रखते हैं, तो हमारी एसेट्स, लेकिन जब हम उसे लेते हैं उससे प्रोडक्ट बनाते हैं और क्या करते हैं और सेल कर देते हैं, तो ये क्या होती है, करंट एसेट्स, थोड़े टाइम के लिए हमारे पास रहती है। और दूसरी होती है नॉन करंट एसेट्स, इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होती है टेंजिबल और दूसरी होती है इनटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल में क्या होता है, लैंड, बिल्डिंग, और इनटेंजिबल में जैसे हमारी गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सब क्या होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। क्लियर। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गेन एंड प्रॉफिट। देखिए बच्चे हमेशा गेन और प्रॉफिट को लेके हमेशा कंफ्यूज होता है। देखिए जो गेन होता है, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि मेरी लैंड थी 1,50,000 की, उसको मैंने 2 लाख में सेल कर दिया, तो यहाँ पर जो 50,000 है ये मेरा गेन है, ठीक है। ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है, मतलब हर साल तो मैं अपनी लैंड नहीं सेल करूंगी ना, कभी कभी करूंगी, तो जो मेरे को जो गेन मिला, मतलब उसको लैंड को सेल करने में, वो गेन कहलाता है। और प्रॉफिट क्या होता है, मैंने प्रोडक्ट बनाया 10,000 का, उसमें 5,000 अपना प्रॉफिट जोड़कर 15,000 में बेच दिया, तो 5,000 का यहाँ मेरा प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट कहलाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए ये जो बाकी के 3 क्वेश्चन हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में आपको डिफरेंस बताना है, जो मैं बता चुकी हूँ। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस बताना है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में डिफरेंस बताना है, जो भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो बच्चों मैंने चैप्टर 1 इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का आपको पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो बता दिए हैं। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। आज के वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना, जिसमें मैं आपको सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर के बारे में पढ़ाऊंगी। बाय बाय।